हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त देवेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 11 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 10 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 12 अगस्त, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों अभी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 12 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात आई है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो जान लेते फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब से और क्यों मनाया जाता है, और ये भी जान लेते हैं कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी। जी हाँ दोस्तों, अब बताते चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को यह फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। यह फैसला युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा 1998 में दिए गए सुझाव के बाद दिया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार साल 2000 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये कैसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, हर साल इस दिन संयुक्त राष्ट्र एक थीम का चयन करता है। इसी थीम के इर्द गिर्द दुनिया भर में युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आमतौर पर इन कार्यक्रमों में परेड, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस दिवस के उद्देश्य की। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना। और अंत में बात करते हैं इस बार की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम की। तो इस बार की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच कंट्री वीरेंद्र पाल हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया? हाल ही में वीरेंद्र पाल जी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेरू, दूसरा ऑप्शन है बेलारूस, तीसरा ऑप्शन है केनिया, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, अभी हाल में वीरेंद्र पाल को केनिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाता है। वीरेंद्र पाल की बात करें तो ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। अब इनको केनिया में भारत का हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त किया है। बात आती है केनिया की, तो चलिए जान लेते हैं केनिया के स्टेटिक्स की। केनिया, जिसकी कैपिटल नैरोबी, जिसकी करेंसी है केनियन शिलिंग, जहाँ के प्रेसिडेंट हैं उहुरू केन्यात्ता, ऑफिशियल लैंग्वेज स्वाहिली और इंग्लिश, और जिसकी रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ? हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रामनाथ कोविंद, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरा ऑप्शन है पीयूष गोयल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हमारे प्रेजेंट टाइम पर कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। इन्होंने अभी डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 नरेंद्र सिंह तोमर राइट आंसर है। फ्रेंड्स, बात आती है डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की, तो जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है और ये क्या कार्य निष्पादित करेगा। फ्रेंड्स, सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को हैदराबाद में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया। मौजूदा समय में ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है, और अब इस डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में की गई है। दोस्तों, ये सब कुछ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक भूकंपीय क्षेत्र की स्थिति होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता
और पहुंच को बढ़ाने, जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। यदि बात ICAR की आई है तो जान लेते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स की। इसके स्टैटिस्टिक्स इस प्रकार है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके प्रेसिडेंट अभी हैं नरेंद्र सिंह तोमर और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 जुलाई 1920 और इसकी लोकेशन अभी है फ़िलहाल न्यू दिल्ली में, जो अब हैदराबाद में, जिसका शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक कॉल्ड कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। हाल ही में कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ऑप्शन नितिन गडकरी जी, तीसरा ऑप्शन प्रकाश जावड़ेकर जी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक के संस्करण का अनावरण किया है। चलिए जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में। फ्रेंड्स, इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे किए हैं। फ्रेंड्स, यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है। 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक मिलेगी। इसके अलावा पुस्तक का प्रिंट काफ़ी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल। हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 वरुण सिंह, नंबर 2 विक्रम पावा, नंबर 3 सोमा मंडल, नंबर 4 रीता तेवतिया। फ्रेंड्स, अभी हाल में सोमा मंडल को सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फ्रेंड्स, भारत में नामी नवरत्न कंपनियों में शुमार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की कमान पहली बार एक महिला अधिकारी संभालने जा रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सोमा मंडल सेल में डायरेक्टर कमर्शियल के तौर पर मार्च 2017 से सेवा दे रही हैं। इससे पहले वो नालको में डायरेक्टर कमर्शियल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से सोमा मंडल ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। फ्रेंड्स, सेल के मौजूदा चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सोमा मंडल बतौर अध्यक्ष 1 जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण करेंगी। बात चल रही है सेल की यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो जान लेते हैं इसके स्टैटिस्टिक्स पर। सेल यानी जिसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 जैन 1954, जिसके करंट चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी, जिनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस कंपनी का नेटिव नेम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, अभी हाल में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज़ बिहार। दोस्तों, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली राज्य के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे। इसके लिए दोनों संगठनों के बीच एक समझौता किया गया है। दोनों संगठन मिलकर 1 वर्ष तक रिसर्च का काम करेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस समझौते की पूरी जानकारी की। फ्रेंड्स, बिहार राज्य में पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर पहले ही देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए राज्य में प्रदूषण पर रिसर्च के लिए IIT दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर सगनिक डे को प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार घोष का कहना है कि रिसर्च के लिए जल्द ही बोर्ड की ओर से वैज्ञानिकों की पहचान की जाए।
IIT दिल्ली में 10 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ये बताते चलें कि बिहार राज्य सरकार प्रदेश में पुआल जलाने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। बात आई है IIT दिल्ली की, तो जान लेते हैं इसके स्टेटिक्स को, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में, जिसके करंट चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, जिसकी लोकेशन है अभी न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री हैज रिसेंटली शेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ एम्स दिल्ली। हाल ही में किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 इटली, नंबर 2 जापान, नंबर 3 इजराइल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अभी हाल में इजराइल देश ने एम्स दिल्ली के साथ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक साझा की है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन 3 यानी कि इजराइल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हाल में इजराइल सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक के साथ साथ उच्च स्तरीय उपकरण प्रदान किए हैं। फ्रेंड्स, कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भारत इजराइल सहयोग का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इजराइल की, तो जान लेते हैं इजराइल के कुछ स्टेटिक्स को। इजराइल जिसकी कैपिटल है जेरूसलेम, जिसकी करेंसी है इजरायली शेकेल, जहाँ पर रिलीजन है जेविश जो कि 81% है, और यहाँ की लैंग्वेज है हिब्रू। यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी रेवेन रिवलिन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर किसान सहायता योजना? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अभी हाल में गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना सिर्फ 1 वर्ष के लिए है। किसानों को कोई प्रीमियम भरे बगैर ही बाढ़, बेमौसमी बारिश, अकालग्रस्त जैसे हालात होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के 56 लाख से ज़्यादा किसानों को खरीफ फसल के लिए इस योजना में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, विशेष तौर पर खरीफ फसल में ही बारिश की अनियमितता होने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। चाहे छोटा किसान हो या बड़ा या फिर सीमांत किसान, सभी किसानों को इस योजना में शामिल किया गया है। बात करते हैं गुजरात की, तो जान लेते हैं इसके स्टेटिक्स को। गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी जी, जहाँ के अभी करंट गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस? हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 गूगल पे, नंबर 2 पेटीएम, नंबर 3 फ़ोनपे, नंबर 4 नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। पेटीएम कंपनी के मुताबिक इस POS मशीन को छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया है, जिससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जाएगा। इस डिवाइस को 499 रुपये हर महीने देकर किराए पर लिया जा सकता है। इसे फ़ोन की तरह डिज़ाइन किया है। यदि बात आई है पेटीएम की, तो जान लेते हैं इसके स्टेटिक्स के बारे में। पेटीएम जिसकी फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, जिसका फाउंडेशन हुआ था अगस्त 2010 में, जिसका हेड ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश, जिसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा जी, और इसके CEO तो यही हैं विजय शेखर शर्मा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले वीडियोज़ की तरह। आज का स्पेशल टॉपिक है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट। फ्रेंड्स, बात करते हैं काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट की, तो ये है गुजरात के शहर सूरत से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जो कि तापी ज़िले में है। इस प्लांट में अभी हाल में KPP3 प्लांट को शामिल किया है। इस प्लांट में 220 मेगावाट के 2 और स्टेशन KPS1 और KPS2 भी हैं।
पहले प्लांट की शुरुआत 1993 और दूसरे की शुरुआत 1995 में हुई थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस पावर प्लांट की इम्पोर्टेंट फैक्ट की। फ्रेंड्स, काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इस प्लांट की पहली 2 यूनिट कनाडा की टेक्निक पर बेस्ड हैं, जबकि 3rd यूनिट पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। फ्रेंड्स, इस काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन और बाहरी जल को शीतलक यानी कि कूलर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस परमाणु प्लांट की कैपेसिटी 700 मेगावाट है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 3,71,054 मेगावाट में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 2% है। बात आई है एटॉमिक पावर प्लांट की, तो इसका हेड कौन करता है? इसको करता है NPCIL, जिसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी फाउंडेशन ईयर है 1987। चलिए फ्रेंड्स, इसी स्पेशल टॉपिक के साथ आज के वीडियो का समाप्ति करते हैं। यदि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।